प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कक्षा 10 साइंस की कई दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बड़ी आंत्र से संबंधित पाचन के बारे में जानकारी दूंगा। मानव पोषण का बड़ी आंत्र से संबंधित कुछ भाग मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। एक बार मैं उसका फिर दोहरान करवा दूंगा आपको कि जो सबसे प्रारंभ में बड़ी आंत्र का पहला भाग होता है जिसको अंधनाल कहते हैं, ये छोटे आंत से जुड़ा हुआ होता है और छोटी आंत में जो भी भोजन का पाचन होता है और उसका अवशोषण नहीं होता वो इस स्थान पर आकर के अंधनाल के प्रारंभ में ही अवशोषित कर लिया जाता है। शेष जो अपचित भोजन है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अंधनाल के नीचे की तरफ यहाँ एक हमारी क्रमे रूपी परिशेषिका पाई जाती है जिसे हम अवशेषांग के रूप में या अवशेषांग के नाम से जानते हैं। अवशेषांग ये हमारे अवशेषांग 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अवशेषांग है हमारी नेत्र में पाई जाने वाली निमेषक पटल। इनका यहाँ कोई भी कार्य नहीं है परंतु फिर भी ये हमारे शरीर में विद्यमान है। अवशेषांग के रूप में देखिए, मैं इसका नामांकन करके आपको बताता हूँ। ये हमारे अवशेष बड़ी आंत है जो लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है। इसको हम अवरोही बड़ी आंत कहते हैं। ये हमारी सिग्माकार बड़ी आंत का भाग है। ये हमारा मलाशय है जिसको अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं। ये लगभग 20 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसके बाद ये हमारा मलद्वार है जो 3 सेंटीमीटर का है। इधर की तरफ हमारा ये परिशेषिका है, क्रमिक परिशेषिका। यहाँ हम देख रहे हैं ये आरोही बड़ी आंत्र है। ये हमारा यकृत है। इसी के साथ ये हमारा पित्ताशय है। ये पित्त नली हो गई। ये हमारा अग्नाशय है जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नाम से जानते हैं। ये हमारी छोटी आंत है। मैं आपको कल छोटी आंत के बारे में बता चुका हूँ। छोटी आंत में लगभग ये 7 मीटर लंबी होती है। इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। आज मात्र आपका देखिए, ये आपकी ग्रास नली है जिसको हम भोजन नली के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम हो गया जिसको मध्यपटल के नाम से जानते हैं। ये आमाशय हो गया। यहाँ पर ग्रसिका अवरोधनी है। इसका क्या नाम है? ग्रसिका अवरोधनी। इधर यहाँ है ये जठर निर्गम्य अवरोधनी है। यहाँ जठर निर्गम्य अवरोधनी है। ये हमारा अग्नाशय है। ये हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय से आने वाला पित्तरस यहाँ पर भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। छोटी आंत की पाचन प्रणाली में आपको बता चुका हूँ। अब आपको बड़ी आंत से संबंधित पढ़ना है। देखिए, यहाँ जेजुरेटियम और इलियम से पार होता हुआ भोजन यहाँ पर कोलन सीकम में आ जाता है। कोलन सीकम वाले भागों में चला जाता है। इसको हम बड़ी आंत कह रहे हैं। देखिए, आरोही बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। आरोही बड़ी आंत के बारे में जिसको अंधनाल के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी भी दोहरान करके आपको बताया था। अब आप बृहदांत्र मध्य में चलिए। बृहदांत्र के बारे में लिखो। पॉइंट है हमारा बृहदांत्र या बड़ी आंत भी कहते हैं इसको। ये मध्य भाग इसका आ गया है। देखिए, इसकी लंबाई आरोही बड़ी आंत की 15 सेंटीमीटर की होती है। ये 25 जो अवरोही है ये 25 सेंटीमीटर का होता है और
ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप लिखिए बड़ी आंत का अंधांत्र के आगे का वाला भाग, पॉइंट डालते चल जाए। बड़ी आंत का अंधनाल से आगे का भाग, बड़ी आंत का अंधनाल से आगे का भाग बृहदांत्र कहलाता है। नंबर 2 आप लिख लीजिए, यह उल्टे यू की आकृति का होता है। देख रहे होंगे आप, जैसे उल्टा यू बना रखा हो, उल्टा यू जैसी आकृति होगी, वही यू यूं होता है और उसे अपन यूं बना देते हैं, उल्टा हो गया ना। उसी तरह से ये उल्टे यू आकृति का होती है। बड़ी आंत उल्टे यू की आकार वाली लगभग 1.3 मीटर लंबी, या इसको मैं कह दो 1.3 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप। अंगूठे जितनी मोटाई वाली होती है, कितनी बड़ी होती है? अंगूठे की जितनी मोटाई वाली 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, इसका तात्पर्य हो गया आरोही बृहदांत्र। आरोही बृहदांत्र। नंबर 2, अनुप्रस्थ बृहदांत्र। नंबर 3, अवरोही बृहदांत्र। नंबर 4, सिग्माकार बृहदांत्र। और मैंने इन चारों की नाम को भी आपको चित्र में भी दिखा रखा है। देखिए, लगभग ये आरोही होती है 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, अनुप्रस्थ 50 सेंटीमीटर होती है, अवरोही 25 सेंटीमीटर होती है और सिग्माकार बृहदांत्र होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। देखो, आरोही बृहदांत्र देखो लगभग 15 सेंटीमीटर। दूसरा लिख लो, अनुप्रस्थ लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी, अवरोही लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, और इसी के बाद सिग्माकार लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इन सबका यदि हम टोटल करते हैं तो 1.30 मीटर ही आता है। इस तरह से हमारी ये बृहदांत्र बटी हुई होती है। इससे आगे अब हम चल रहे हैं, नया पॉइंट हमारा, इसे आप नोट कर लें।
इससे आगे का पॉइंट हमारा आएगा मलाशय। मलाशय देखिए, मलाशय के पश्चात मैं आपको पाचन ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा, लार ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी ग्रंथियां किस तरह से होती हैं, और फिर उसके बाद भोजन का पाचन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मलाशय के बारे में बता रहा हूँ कि आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है, मैंने लिख रखा है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन आग करके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्रमाकुंचन की गति होती है उसमें, और क्रमाकुंचन की गति के कारण हमारे मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है, और ये क्रिया उत्सर्जन क्रिया के नाम से जानी जाती है। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं अब आपको मलाशय के बारे में बता रहा हूँ। हमारा अगला भाग है मलाशय। देखिए, मलाशय ये रहा, मल का एकत्रित करने वाला स्थान। आहार नाल का अंतिम भाग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। पॉइंट बनाते चली जाएगी। आहार नाल का अंतिम भाग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मलाशय के नाम से जानते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबा मलाशय का अंतिम भाग जो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है उसे हम मल द्वार के नाम से जानते हैं। मलाशय का, इसे मलाशय कहते हैं, ये भी भूलो ना। मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबा भाग मल द्वार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख दीजिए कि यहां पर क्या होता है, गुदानाल में 2 संवरणी, एक बाह्य संवरणी और एक अंतः संवरणी पेशियां पाई जाती हैं। मल द्वार में, मल द्वार को गुदानाल के नाम से भी जानते हैं। 2 संवरणी अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। पाई जाती है। नंबर 1 बाह्य संवरणी, और नंबर 2 अंतः संवरणी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख दीजिए मलाशय के में कि अंत संवरणी और बाह्य संवरणी ये क्या करती है, पचित आहार रस को क्या करने का काम करती है, अवशोषण करने के बाद जो शेष अपशिष्ट बचता है उसको शरीर से बाहर त्यागने का काम करती है। पचित आहार रसों के अवशोषण के बाद
शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को क्रमांकन द्वारा शरीर से बाहर त्यागने का कार्य ये आपका मलाशय कंप्लीट हो गया है। एक बार और देख ले मलाशय के बारे में। ये आमाशय के 3 भाग थे, ये मध्य भाग हो गया, ये ग्रेसिका वाला भाग हो गया, और ये इसको हम ग्रेनी के नाम से जान रहे थे, ये ग्रेनी वाला भाग है। 3 भाग हो गए, मध्य भाग हो गया। आहार नाल के बाद 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, मलाशय कहते हैं। मलाशय करते 30 सेंटीमीटर लंबा भाग मलद्वार कहलाता है। मलद्वार में 2 संवर्णीय अवरोध पेशियां पाई जाती है, बाह्य संवर्णीय और एक अंतर संवर्णीय। पचित आहार रसों के अवशोषण के बाद जो शेष बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्रमांकन के द्वारा शरीर से बाहर यही से निकाला जाता है। ये आपकी कौन सी बात हो गई है? मलाशय वाली बात हो गई है। अब आप हमारे शरीर में जो भोजन को खंडित करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है वो जैव उत्प्रेरक की सहायता से तोड़ा जाता है। किसके हिसाब से? जैव उत्प्रेरकों की सहायता से तोड़ा जाता है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम एंजाइमों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उन्हें? एंजाइमों के नाम से जानते हैं। कई बार एक प्रश्न उठता है कि ये हार्मोन्स क्या है, एंजाइम क्या है? ये एक विशेष रसायन होते हैं, ये एक विशेष रसायन होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की सहायता से निकाला जाता है। ये हमारे शरीर में सारे कार्यों को संपादित करने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही जिम्मेवार नहीं होता, तंत्रिकाएं जिम्मेवार नहीं होती, उनकी मदद करने के लिए हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक अर्थात एंजाइम भी होते हैं, जो एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं और हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? कि जिनके द्वारा निकाले जाने वाले ये विशेष रसायन बिना किसी नलिका की सहायता से सीधे ही अगर रुधिर में मिला दिए जाएं तो उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये जो भोजन है उसको बड़े जटिल अणुओं से सरल अणुओं में खंडीकृत करने के लिए, तोड़ने के लिए, सरल बनाने के लिए, पचने योग्य बनाने हेतु जैव उत्प्रेरक जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब मैं आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा। हमारे शरीर में 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, एक लार ग्रंथि, नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि और नंबर 3 यकृत ग्रंथियां। मैं आपको चित्र में भी निशान लगा के बता दूं। लार ग्रंथि हमारी ये पहली पाचक ग्रंथि है, नंबर 2 नंबर पर हमारा इसको यकृत को रख सकते हैं हमारे को, और नंबर 3 पर हम हमारे अग्नाशय को रख सकते हैं। ये 3 ग्रंथियां 1, 2 और 3 ये हमारे शरीर में पाचन ग्रंथि है। इससे लार ग्रंथि से देखो अधोजन्म, अधोजिह्वा और 3 प्रकार के हैं। ये तो कर्णपूर्ण है, कान के पास होती है, इसका क्या नाम हो गया? कर्ण। ये जीभ के नीचे अधोजन्म और अधोजिह्वा, ये जीभ के नीचे या अधोजन्म, ये दोनों जीभ के नीचे पाई जाती है, ये कान के पास में पाई जाती है। कई बार हम कोई चीज खट्टी खा लेते हैं, आपने देखा होगा यहाँ से हमारा ये है क्लोज हो जाता है, ये एकदम से ऐसे लग जाता है जैसे थक गया हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि एसिड खा रहे हैं और एसिड वहां बढ़ रहा है, दोनों से होकर के क्या है हमारी पेशियां रुक जाती है और यहाँ भारी भारी सा लगने लग जाता है कर्णपूर्ण ग्रंथि के पास में। अधोजन्म ग्रंथियां यहाँ होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि यहाँ होती है। जैसे कहीं दूर अच्छे खाने की खुशबू हमारी नाक तक पहुंच जाती है तो मुंह में अपने आप ही क्या जाती है? लार आ जाती है। वो इन तीनों ग्रंथियों के माध्यम से होता है, जिसको लाला रस स्रावित करने वाली लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लाला रस निकालती है, इसलिए इसको क्या करा है?
इसमें कौन सा टोल्यूल नामक निकलता है, लाइपेज एंजाइम अजीज से बाहर आते हैं। इसके पश्चात हमारा पित्ताशय आएगा। पित्ताशय में आप ध्यान रखेंगे वसा का पारसीकरण करने का काम पित्रस के द्वारा किया जाता है, जो यकृत के द्वारा निकलता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पित्रस यहाँ से निकल करके और यहाँ जहां पर ग्रहणी का आगे का भाग होता है, छोटी हाथ का आगे वाला भाग होता है शुरुआत का, वहां का करता है, यहाँ तक भोजन अम्लीय होता है और यहाँ से भोजन अम्लीय से यहाँ आते ही जैसे इसके द्वारा निकलने वाले रस और इसके द्वारा निकलने वाले रस आपस में मिलते हैं, भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है और क्षारीय होकर के अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, उदासीन होकर के भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जो उसका पीएच मान 7 के लगभग हो जाता है। अग्नाशय के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है कौन, इंसुलिन, और एक निकलता है कौन सा, ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारे शरीर में रक्त की शर्करा को नियंत्रित करते हैं। जब अग्नाशय के द्वारा ये हार्मोनों की या तो अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं, मीठा रोग कहते हैं, शुगर का नाम से भी उसे जाना जाता है, मधुमेह भी कहते हैं। यानी शरीर में क्या होता है कि मूत्र के साथ साथ शर्करा भी शरीर से बाहर जाने लग जाती है। ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, अग्नाशय के द्वारा निकलने वाली कोशिकाओं से जो रस निकलते हैं उनकी कमी या अधिकता के कारण से हो जाता है। वैसे शुगर देखा जाए तो 28 प्रकार का होता है, 28 प्रकार का शुगर होता है, लेकिन हम उसे शुगर नाम से ही जानते हैं। कुल मिलाकर के उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, शरीर में यदि कहीं कोई घाव हो जाता है घाव बढ़ता नहीं है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति दुबला पतला होने लग जाता है और जहां पर वो मूत्र का उत्सर्जन करता है उस स्थान पर चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों, शरीर में खाए जाने वाले जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना वो उसका क्षन करके शरीर से बाहर चला जाता है, व्यक्ति अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगता है। तो देखिए मैं अब आपको पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, ये आपने देख लिया होगा, मैं दिखा रहा हूं इसे। पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथि के बारे में करना शुरू करें। मैंने आपको पाचन के बारे में बता दिया था। मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथियों के अलावा भी 3 मुख्य पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ एक पाचन ग्रंथियां तो आहार नाल में ही होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक पाचन ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथियों के अलावा भी हमारे शरीर में 3 अन्य पाचन ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी, नंबर 1 जिसको किस नाम से जानते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, दार ग्रंथि के नाम से बताया था, और दूसरा मैंने आपको बताया था यकृत ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तीनों के नाम लिख दो, नंबर 1 दार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और नंबर 3 अग्नाशय। देखो आपसे कहा जाए एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतःस्रावी भी हो और बहिःस्रावी भी, तो उसके लिए आप अग्नाशय ग्रंथि का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से अंतःस्रावी के रूप में तो ग्लूकागोन और इंसुलिन निकलता है, लेकिन बाह्य रूप में अग्नाशय रस का उत्सर्जन किया जाता है, इसलिए इसके पास दोहरी नागरिकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि होने की भी
और बहिस्रावी ग्रंथि होने की भी इसके पास मान्यता है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, लाल ग्रंथि पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लाल ग्रंथि है। लाल ग्रंथि के बारे में देखो, लाल ग्रंथि क्या है। ये ग्रंथि मुंह में सीरमी पदार्थ लार को उत्पन्न करती है। वैसे तो अगर आप इसे मिटा ले, ऊपर से लिखना शुरू करें तो एक बार में आ जाएगा, इसलिए मैं ना लाल ग्रंथि को ऊपर ले जाना चाहूंगा। आप यहाँ तक इसको लिख लिया हो तो ठीक है। ऊपर ले जाने से क्या रहेगा फायदा, आपको पूरा एक बार में आ जाएगा, आपको बीच बीच में टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे मुंह में एक पेशी अंग जीभ होती है। किससे जुड़ी होती है? फ्रेनम लिंगुअल नामक स्थान से जुड़ी हुई रहती है। जीभ के ऊपर 4 प्रकार की स्वाद क्रियाएं होती हैं। आगे आगे मैंने बताया था, मीठा होता है, सबसे पीछे कड़वा होता है, दोनों तरफ साइड में खट्टा होता है, और ऊपर की तरफ कैसा होता है, तीखा होता है। जीभ का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन को पलट पलट करके दांतों के नीचे देना, ताकि दांत क्या कर सके, उसे चबा सके। मैंने आपको ये भी बता दिया कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, रतंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं। हमारे मुंह में निचले और ऊपरले दोनों जबड़ों में मिलाकर के 16 32 दांत पाए जाते हैं। यह भी नियम होता है भोजन का कि हमें हमारे अंगूठे के पोर के बराबर एक बाइट लेनी चाहिए। इतना बड़ा टुकड़ा ले भोजन का, और उसे जितने मुंह में दांत हैं उतनी बार कम से कम चबाएं। 1-2 दिन आप गिन करके चबाइए, हर एक बाइट को अपने आप आपको आदत हो जाएगी। आप एक चीज और देखेंगे कि आपने 32 बार से अधिक बार उसे यदि चबाया है तो आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन वहीं शुरू हो जाएगा, अर्थात भोजन की जो बाइट आपने ली थी वो वहीं पर आपको मीठा लगना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि लार के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह के अंदर ही प्रारंभ हो जाएगा, जो किसके द्वारा होता है? हमारी लारों के द्वारा होता है। तो लिखिए आप कि लार ग्रंथि, यह ग्रंथि मुंह में सीरमी पदार्थ, यह ग्रंथि मुंह में सीरमी पदार्थ लार को उत्पन्न करती है। सीरमी पदार्थ कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है। कैसा होता है? लिसलिसा चिपचिपा, जिससे भोजन क्या बन जाता है? चिकना और रसदार बन जाता है। यह चिपचिपा पदार्थ तरल और श्लेष्मा का मिश्रण होता है। यह सीरमी पदार्थ तरल, चिपचिपा, श्लेष्मा युक्त होता है। तरल, चिपचिपा, श्लेष्मायुक्त होता है। यह भोजन को गीला और निगलने योग्य बनाता है, नहीं तो हमारी भोजन नली, जो ग्रास नली है ना, उसमें भोजन फंस जाए। इसलिए क्या कर देता है? श्लेष्मायुक्त लार भोजन को चिकना, निगलने योग्य बनाती है। नंबर 4, भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन कहां शुरू हो जाता है? मुंह में। भोजन में
पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। दांतों की सफाई और जीभ की सफाई, मुख गुहिका की सफाई भी लार के द्वारा ही होती है। दांत, मुंह गुहिका एवं जीभ की सफाई का कार्य भी लार द्वारा ही किया जाता है। एक तरह से लार को देखा जाए तो एंटीबायोटिक होती है। आपने देखा होगा कि मुंह में जो भी कोई घाव हो जाता है उसके ऊपर हम कोई भी प्रकार की दवाई नहीं लगा पाते, फिर भी उसका घाव शीघ्रता से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है पता है? इसलिए बढ़ जाता है कि लार जहां जहां तक पहुंच जाएगी वहां तक अपने आप मुंह के घावों को क्या कर देती है? भर देती है। नंबर दूसरी बात, जीभ से टक्कर के लार जिस दांत तक पहुंच जाती होगी वो दांत भी क्लियर रहता है, साफ रहता है। तो दांतों की सफाई का काम भी लार के द्वारा ही किया जाता है। अब आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे 3 प्रकार के लार ग्रंथि है। कर्णपूर्ण है, आधोजंब है और आधोजिह्वा है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले कान के पास कर्णपूर्ण, नंबर 2 में लिख लो अधो मानी नीचे जंभ यानी जीभ के अधोजंभ, और नंबर 3 लिख लो अधोजिह्वा। ये 3 हमारी लार ग्रंथियां हैं। अब सबसे पहले मैं ऊपर से आपको कर्णपूर्ण के बारे में बताना चाहूंगा। देखो कर्णपूर्ण के बारे में लिख लो। कर्णपूर्ण लार ग्रंथि क्या करती है पता है? ये गालों में पाई जाती है और तरलपूर्ण शीर्मी पदार्थ का स्राव। यह है गालों में पाई जाती है तथा तरलपूर्ण शीर्मी पदार्थ का स्राव करती है। नंबर 2 पर आपके मैंने लिखवा रखा है इस नाम से अधोजंभ ग्रंथि। ये ग्रंथि तरल और श्लेष्मा निकालती है। इन दोनों को मिश्रण को, तरल और श्लेष्मा के मिश्रण को निकालती है। कौन सी? अधोजंभ। यह है ग्रंथि तरल एवं श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी चिकनाई का मिश्रण उत्पन्न करती है। अधोजंभ ग्रंथि तरल और श्लेष्मा का मिश्रण उत्पन्न करती है। और नंबर 30 का देखो अधोजिह्वा।
अधो माने नीचे, जिह्वा माने जीभ के। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये क्या करती है? जीभ के नीचे श्लेष्मा और तरल का यह भी निर्माण करने का काम करती है। यह ग्रंथि हमारी जीभ के नीचे पाई जाती है, जो तरल पदार्थ एवं श्लेष्मा का स्राव करती है। कई बार भोजन की गंध आने पर भी यह तरल पदार्थ का स्राव कर देती है। आपने कर्णपुट, अधोदम और अधोजिह्वा तीनों के बारे में आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको यकृत के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको किसके बारे में बताता हूँ? यकृत के बारे में बताता हूँ। यकृत ग्रंथि क्या क्या करती है। देखिए, यकृत के बारे में मैं बोल करके बताता हूँ आपको कि ये एक पाचक ग्रंथि है। यकृत क्या है? हमारी एक पाचक ग्रंथि है जो मध्य पट्टे के नीचे लगभग त्रिकोणाकार होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 कोने की संरचना है। ये यकृत है हमारा, और इसमें ये बीच में क्या पाया जा रहा है? पित्ताशय पाया जा रहा है। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्रस निकलता है। अगर देखा जाए तो यकृत का अधिकतम जो भाग है ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, और यकृत का अधिकांश भाग है ना वो दाईं तरफ होता है। यकृत को देखने पर ये दाईं और बाईं 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैंने यहाँ से इसको यूं 2 भागों में बटा हुआ, दायां भाग और बायां भाग 2 भागों में बटा हुआ मैंने आपको बताया है। इसको दाईं पाली और बाईं पाली में बटा हुआ मानते हैं। यकृत लगभग 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय आकार की संरचना, जिसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका कहते हैं, से बना हुआ होता है। और ये ग्रंथि पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त नलिका की सहायता से उसे ले जा करके कहाँ इकट्ठा कर देती है? पित्ताशय में इकट्ठा कर देती है। समय समय पर इसे जैसे ही आवश्यकता होती है गृहिणी में भेज दिया जाता है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इसी के पश्चात कल मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताऊंगा और यकृत ग्रंथि के बारे में लिखवाऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और यदि कोई डाउट है तो उसे क्लियर कर रहे होंगे कमेंट्स के माध्यम से। फिर इसके पश्चात मैं आपको भोजन का पाचन पढ़ाऊंगा। पाचन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं, उन एंजाइमों की क्या क्रिया प्रणाली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।